जय हिंद दोस्तों। आज के इस विशेष सत्र में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस और यूपीएस के बारे में। आपके लिए कौन सा बेहतर है, विशेषकर ऐसे लोगों के लिए जो लोग सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, अर्थात डिफेंस फोर्सेस से रिटायर हुए हैं और एनपीएस में थे री एम्प्लॉयड कहीं होने के बाद से, और आने वाले समय में अब उनको यह निर्णय लेना है। आज से 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा कि यूपीएस के साथ जाएंगे या एनपीएस के साथ जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पहली बात तो हम लोग थोड़ा सा तुलना करके देख लेते हैं एनपीएस और यूपीएस की कहानी क्या है। एनपीएस और यूपीएस में, एनपीएस में अभी तक क्यों यूपीएस लाया गया, इसकी अगर हम बात करें तो एनपीएस में जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट पर एक कुछ लमसम पैसा मिलने की बात थी, और उसके बाद आपके लिए एक पेंशन, ये पेंशन जो थी ये फिक्स्ड देती थी सरकार, अर्थात सरकार क्या, ये पीडीएफआरए के अधीन था। तो यहाँ एक फिक्स चलता था। जैसे मान लीजिए आपको इन्होंने 60% आपका दे दिया, इन्वॉल्वमेंट जो होता है 60% दे दिया। आपका मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है, तो 50 का 60%, इसका मतलब है ये लोग 30 लाख रुपया आपको दे देते थे। 30 लाख देने के बाद अब जो आपका 30 लाख के बाद जो बचा कितना, 20 लाख रुपया, 20 लाख जो बचा हुआ है इसके ऊपर मान लेते हैं एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं, 80 साल आपकी उम्र कैलकुलेट करते हैं, तो 80 से इस 20 को भाग दे देंगे, और ये भाग देने के बाद जो भी मासिक आता है वह एक पेंशन के रूप में निर्धारित करते थे। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो लोग एनपीएस से रिटायर हुए, यह देखा गया कि रिटायरमेंट के पहले उनकी सैलरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कुछ और ऐसा उदाहरण देखा जिसमें किसी को 1800 रुपया पर मंथ मिलना शुरू हुआ, किसी को 2600 रुपया और किसी को 3500 रुपया। ये ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग अच्छा खासा वेतन पाते थे। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने फिर नया एक नियम बनाया, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन किया, अधिसूचना जारी की। तो गजट नोटिफिकेशन के बाद यूपीएस के बारे में अब दो चीजें उभर कर आ रही। बहुत सारे लोग यह सोच रहे हैं कि हम यूपीएस में जाएं या एनपीएस में जाएं, विशेषकर जो लोग री एम्प्लॉयड हैं, अर्थात एक नौकरी सेना की छोड़ करके आए हैं और कहीं सिविलियन के रूप में कार्यरत हैं, ऐसे लोगों के लिए। देखिए अभी क्या है, एनपीएस की अगर हम बात करें तो जैसे मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रश्न किया, बोला मान लीजिए मुझे 50 लाख रुपया मिलेगा रिटायरमेंट तक, इस 50 लाख को मैं मंथली इनकम स्कीम में या कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, या किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ जहाँ से महीने महीने मुझे इनकम आए, फर्स्ट इनकम यहाँ से शुरू हो जाए और दूसरा इनकम मेरा जो भी ये लोग एनपीएस वाले पेंशन देंगे वह हो जाए। तो उनकी यह सोच बहुत अच्छी थी। थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा कि नहीं, इनकी सोच अच्छी है, एनपीएस सही है। लेकिन देखिए अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बाजार, शेयर बाजार अचानक धम से नीचे गिरा था, और उस समय जिसके पास 10 लाख रुपया एनपीएस का कॉफर दिखा रहा था, बाद में हिसाब करके देखा कि ये तो 9 पर आ गया। भगवान न करे जिस दिन आप सेवानिवृत्त हो रहे हो उस दिन अचानक शेयर बाजार गिर जाए और ये जो 10 लाख रुपया आपका है ये घट करके 3 लाख रुपए पर आ जाए। अब आपका जो कैलकुलेशन होगा, आउटपुट जो कैलकुलेट होगा इस 3 लाख पे होगा, न कि इस 10 लाख पर, क्योंकि शेयर बाजार में आपका पैसा लगा हुआ है और शेयर बाजार से जब आपको मिलेगा नहीं तो देंगे कहाँ से, और 3 लाख के हिसाब से होगा तो ना आपको लमसम मिल पाएगा और ना हो पाएगा। और दूसरी बात, सरकार समय समय पर इंटरेस्ट घटाती जा रही है, समय समय पर हर चीज का इंटरेस्ट घटता जा रहा है। मान लीजिए अगले 10 साल 7 साल आप सेवा करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कहीं ऐसा ना हो, आज जो आपको 8.5% मिलता है उस समय 3-4% पर आ जाए, तो यह जो पैसा आप रखेंगे मुझे लगता है कि एक बड़ा रिस्क होगा, और उम्र ढलने के साथ साथ आपके सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की शक्ति कम होती जाएगी। ऐसी परिस्थिति में ये सारा पैसा मैनेज कर पाना मुझे लगता है थोड़ा कठिन काम होगा। युग बदल रहा है, आप किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते, बेटे बेटी
या किसी ऐसे मित्र पर जो आपकी उम्र का हो कि कब ये पैसा कहाँ चला जाए। यह हो गया इसका एक। दूसरा, अब यूपीएस में हम आते हैं। यूपीएस में सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा है कि आपको एक एश्योर्ड पेंशन देंगे। एश्योर्ड पेंशन के बाद फिर इसमें इन्होंने बोला है आपको डीए देंगे। मैं आपको अभी गजट नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने इस बात पर चर्चा की है। एश्योर्ड पेंशन क्या कहा है कि यदि आप 25 प्लस सर्विस करके निकलते हैं तो आपका जो लास्ट पेड राउंड होगा, लास्ट पेड राउंड का ये जो एवरेज 12 मंथ का लेंगे, एवरेज 12 महीने का आपका निकालेंगे, मतलब उसमें एक महीने का कितना आता है, और उस एवरेज का 50% आपका पेंशन होगा। इस 50% के बाद उस समय जो डीए होगा, महंगाई भत्ता, डीए बढ़ता रहता है, अभी तक घटा नहीं है, तो उस समय जो आपका महंगाई भत्ता होगा उसके अनुसार आपको पेंशन दिया जाएगा। तो अभी क्या है, ये जो एश्योरेंस दिया जा रहा है यह एक तरह का पेंशन है, टेंशन नहीं रहेगा, जो मुझे लगता है। इसके बाद और भी क्या है कि इसके अलावा आपको जैसे ग्रेजुटी मिलती थी, ग्रेजुटी के नाम पर एक लमसम फिर कैलकुलेट करके कुछ पैसा दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए भगवान न करे, या यह तो होना ही है, सर्वविदित है कि अगर पेंशन धारक जो है, पेंशन होल्डर है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें फिर जो आपका कॉर्पस है उसका 60% आपकी जो भी पत्नी या पति जो है उनको दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उसी में से एक पेंशन निर्धारित होगा। तो अभी तक जो यह इसका फीचर देखने में आ रहा है, आगे चल के क्या बदलाव किया जाएगा वह नहीं जानता, लेकिन अभी तक जो ये फीचर देखने से लग रहा है कि बेहतर विकल्प है। उसके बाद सरकार ने यह विकल्प जरूर दिया है कि आपको एक ही बार ऑप्शन मिलेगा, आप चाहे इधर चाहे इधर। यदि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं आपको लिख के देना पड़ेगा आई विल कंटिन्यू इन एनपीएस। अगर आप यूपीएस में जाना चाहते हैं, वन टाइम ऑप्शन है, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अब जरा कुछ विशेष चीजों को हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इनका वेबसाइट है। अगर आप सही तथ्य देखना चाह रहे हैं तो आप इनके वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट का नाम है financialservices.gov.in। आप यूपीएस लिख के सर्च करिएगा तो ये वेबसाइट आ जाएगा। इसमें देखिए गजट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ गजट नोटिफिकेशन, और इसमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब आपको क्या क्या पूछना है ये चीजें। तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर ले चल के। सबसे पहले हम गजट नोटिफिकेशन की बात करेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, आसानी से समझ जाएंगे। इसका अंग्रेजी वर्जन भी है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो चीजें लिखी हुई हैं हम जरा उनको देखते हैं। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। अब मान लीजिए आपका पर मंथ 10,000 रुपए का वेतन है, किसी महीने 10 हुआ, किसी महीने में 12 हुआ, किसी महीने में 13 हुआ। इसका एक एवरेज निकालेंगे, 10, 12, 13, मतलब नियम क्या है कि ये टोटल 12 महीने का जोड़ लेंगे, जोड़ करके 12 से भाग दे देंगे, तो जो निकलेगा उसका 50%। मान लेते हैं 10, 12, 13, 10, 20, 25 करके आपका एवरेज आया यहाँ 14,000 रुपया पर मंथ। तो 14,000 का 50% हो जाएगा आपका 7,000 रुपया। और उसके ऊपर ये देखिए एक शर्त इसमें यह है कि 25 साल की आपकी सेवा पूरी होनी चाहिए, और 25 साल की सेवा पूरी होने के बाद मान लीजिए आप कम उम्र में ज्वाइन किए हैं और आपके रिटायरमेंट की उम्र मान लीजिए 60 या 62 जो भी है, आपकी रिटायरमेंट की उम्र से पहले ही आप नौकरी छोड़ देते हैं। 60 है मान लीजिए आप 56 पर छोड़ दिए, या पेंशन आपका 56 पे चालू नहीं होगा, जो भी आपका रिटायरमेंट एज है। जैसे डॉक्टर्स कई संस्थाओं में जिनका रिटायरमेंट एज 12 साल है, 62 है, किसी का 60 है बाकी का। तो ये जो 60 या 62 है जो आपका सुपर एनुएशन की एज बोलते हैं, जब तक उसमें नहीं आएंगे आपका पेंशन चालू नहीं होगा। अगर मान लीजिए 25 साल से कम आपने नौकरी की हो, बहुत लोग हैं जिन्होंने 25 से कम नौकरी की है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं 16, 17, 18, 19 में चले जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए प्रति माह मिनिमम 10,000 रुपए रखा गया है। इसका है कि 10 साल होना चाहिए। 10 साल अगर आपने, जैसे जो लोग अभी शिफ्ट करेंगे तो एनपीएस वाली सर्विस सब जोड़ दी जाएगी, तो 10 साल या उससे अधिक है तो मिनिमम आपको गारंटेड 10,000 रुपया है। इसके बाद इसका कैलकुलेशन भी दिया गया है। इसके बाद क्या लिखता है कि अधिवर्षिता के पश्चात, सुपर एनुएशन के बाद, अगर जो भी पेंशनर है
उसकी मृत्यु हो जाती है तो तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60%, मतलब विवाहित होगा, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कह दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप जायज है, लेकिन अगर विवाहित नहीं है पति या पत्नी तो नहीं मिलेगा। तो 60%, जैसे मान लीजिए आपको प्रति महीना 10,000 मिलता है तो 10,000 का 60% अर्थात 6,000 रुपया उनको मिलना शुरू हो जाएगा। यह एक इसमें लाभ है कि एश्योर्ड है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा, तो जीवन साथी के न रहने पर दूसरे जीवन साथी को यह मिलेगा, एक छोटा सा सहारा होगा। उसके बाद लिखा है महंगाई राहत, मतलब डियरनेस रिलीफ, पारिवारिक भुगतान, कुछ भी हो सब पे मिलेगा। और ये जो महंगाई राहत है इसकी गणना कैसे करेंगे, जैसे सर्विंग एम्प्लॉइज, सेवारत कर्मचारियों पर लागू भत्ते की तरह ही होगा। मतलब सर्विंग एम्प्लॉय को जैसे मान लीजिए आज की तारीख में 60-62% होता है तो 62% दिया जाएगा। और महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही, जैसे मान लीजिए आपका पेंशन चालू नहीं हुआ है तो आपको ये डियरनेस रिलीफ नहीं दिया जाएगा, अन्यथा आपको ये डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा। और उसमें कहा जाता है कि प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों, मतलब मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% आपको एक साथ में वन टाइम, जैसे ग्रेजुएटी मिलती थी उसका इन्होंने फिर से देखिए 6 महीने का मासिक वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता, उसका 10% के रेट से आपको एक मुश्त दिया जाएगा। मान लेते हैं कि आपको 6 महीने का वेतन, 6 महीने की सैलरी आपकी 10 लाख रुपया होती है, तो 10 लाख डीए मिला करके 10 लाख का 10% अर्थात कितना होगा, 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया आपको अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें और जो चीजें देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें जो सरकार अभी तक एनपीएस में यहाँ 12% देना शुरू किया था सरकार ने, तो 10% आपकी सैलरी से कटेगा, 10% सरकार देगी अपनी तरफ से, ये 10-10-20% करके आपके कॉर्पस में जमा होगा। और केंद्र सरकार अनुमानित 8.5% मूल वेतन और महंगाई भत्ता का अतिरिक्त, मतलब ये एक्स्ट्रा केंद्र सरकार आपको देगी जरूरत पड़ने पर। उसके बाद देखिए इसमें आगे चलेंगे तो इसी में फॉर्मूला दिया हुआ है कि आप कितने साल सर्विस करते हैं उसका। देखिए अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट देखिए financialservice.gov.in में जा करके और इसमें निकाल सकते हैं। ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्ति से पहले 12 माह की मूल वेतन 45,000 थी और 25 वर्ष मतलब 300 महीना उसने नौकरी किया, तो इसका यहाँ देखिए एक सूत्र दिया हुआ है, ये देखिए P/2 Q/300, ये फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है आप इस गजट नोटिफिकेशन में जा करके और इस पूरे फॉर्मूले को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आपकी जितनी सर्विस है, जैसे मान लीजिए 18 साल, 17 साल, 19 साल, उसके आधार पर इस फॉर्मूले पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, वेबसाइट है फाइनेंशियल सर्विसेज, FINANCIAL, उसके बाद सर्विसेज services.gov.in। ये वेबसाइट खोलेंगे तो इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा किसी अन्य वेबसाइट मत जाइएगा, .gov.in लिखा होना चाहिए। इसमें ये गजट नोटिफिकेशन का पेज नंबर 5 है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए फिर नीचे जाइएगा और नीचे मेरे ख्याल से ये नीचे वाला हिस्सा इंग्लिश में है, ये पेज नंबर 15 दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि मान लेते हैं आपका 6,885 रुपया आ रहा है एवरेज, 10 साल में आप रिटायर हो रहे हैं, तो 6 महीना कंप्लीट होगा 20, इसका मतलब अमाउंट लमसम 1,37,000 मिलेगा। इस तरह से 35 साल की उम्र तक आपको 4,81,950, अगर आपका एवरेज 6,885 आता है 6 महीने का, तो इस आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं लमसम अमाउंट का और बाकी चीज़ों का। तो मित्रों मैं फिर से कहूँगा, जो मुझे लगता है अगर मुझे इस ऑप्शन में जाना होगा तो मैं बेहतर है यूपीएस के साथ जाऊँगा, क्योंकि मेरे जैसे लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? यदि आपको लगता है कि एनपीएस बेहतर है तो आप मुझे इसके संदेश बॉक्स में संदेश देकर के जरूर बताइएगा कि बेहतर कैसे है, क्योंकि अभी भी ऑप्शन नहीं आया है और 1 अप्रैल के बाद यह ऑप्शन लागू होगा। उस समय आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसका है कि 30 दिन के अंदर ये लागू होगा, उसके 30 दिन के अंदर या 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा है, आपका डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, आपको ऑप्शन देना है।
यदि आपने ऑप्शन नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि आप इसमें शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, तो लेटर ऑन बाद में आपके पास ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी, और यदि आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन जो मैंने दिखाया बेहतर है तो आप और मित्रों से भी साझा करें और उन्हें भी प्रेरित करें कि सही निर्णय समय पर ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।